हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूँ आरसीसी के एलएसएम के सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। लास्ट लेक्चर जो मैंने कल या इसके पहले अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सिंगली रेनफोर्स बीम के डिजाइन के स्टेप समझाए थे। ठीक है, अब अभी वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल इस सेगमेंट में सॉल्व करने वाले हैं। तो कल जो टॉपिक आपने कॉन्सेप्ट का अगर देखा है और समझा है तो उसको उसके बाद का ये टॉपिक है, इसमें वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था कि जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर बनाया है उसमें स्टेप लिखने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देख लें। और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा उसका ये वीडियो, ठीक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग जरा सिंगली रेनफोर्स के बीम के डिजाइन से। ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं टॉपिक? डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब वो होता है जिसके केवल टेंसाइल जोन में छड़ें डाली जाए। डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए लिखा है कि डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम फॉर गिवन डेटा, मतलब नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन कीजिए। ठीक है, क्या है? स्पैन 6 मीटर है, इफेक्टिव यानी स्मॉल एल है ये। यहाँ इफेक्टिव और क्लियर स्पैन का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। मैंने अभी आप लोगों को कोडल प्रोविजन नहीं पढ़ाया है। कोडल प्रोविजन का मतलब किसी भी मेंबर की इफेक्टिव लेंथ, क्लियर लेंथ, इसमें क्या संबंध होते हैं वो सब मैंने भी पढ़ाया नहीं है। और वो टॉपिक डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी भी है। मैं कोडल प्रोविजन इसी में आपको क्लियर कराता चलूंगा। जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो छोटी सी बात जो बता रहा हूँ उसको सुनिए, वो बहुत काम की है। जैसे मान लीजिए कोई एक बीम है, इस टाइप से बीम है, ठीक है, इस टाइप से भी। ये अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको एक चीज समझा रहा हूं जो इससे रिलेटेड है, जो कोड में दी गई है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो स्पैन होती है ना, स्पैन मतलब एक दीवार है, दूसरी दीवार है या कॉलम है, उन पर बीम रखी गई है। तो अंदर से अंदर जो दूरी होती है, जैसे कोई कमरा है, कमरे की एक दीवार दूसरी दीवार बीम है, तो कमरे की जो इंटरनल साइज है ना वो कही जाती है हम लोग की क्लियर स्पैन। क्या कही जाती है? क्लियर स्पैन, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध पाट। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो बीम की लंबाई मुड़ती है, मुड़ने वाली लंबाई का मतलब अगर यहां पर देखें तो रिएक्शन ऐसे काम करेगा ऊपर की तरफ, और इसके आधे से रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ये जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, ठीक है, इनके इनके ये वाली जो दूरी है वो स्मॉल एल यानी इफेक्टिव स्पैन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इफेक्टिव स्पैन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव स्पैन इज लिटिल बिट हायर देन क्लियर स्पैन। ठीक है, कितना ज्यादा? तो बताइए, अगर ये जो चौड़ाई है दीवार वगैरह की वो बी है, मान लीजिए इसको बियरिंग, बियरिंग मतलब चढ़ाव, बी कहते हैं, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस बी बाई टू। कैपिटल एल तो है ही है, बी बाई टू इधर प्लस बी बाई टू उधर, यानी हो जाएगा एल प्लस बी। ठीक है, पूरा का पूरा ये ऐसे हो जाएगा। अगर चढ़ाव ना दिया हो तब के केस में कोड जो है आपका, कोड आईएस कोड जो है 456/2000 कहता है कि इस एल में आप बीम की इफेक्टिव डेप्थ डी जोड़ दीजिए। और ये ना दिया हो तो, अगर दोनों दिए हो तो दोनों में जो कम होगा वही लिया जाएगा। क्या इसका? इफेक्टिव स्पैन, लीस्ट ऑफ देम। इन दोनों में से जो कम होगा वो इफेक्टिव स्पैन। किस केस में ये है? ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में है। अगर बीम कैंटिलीवर बीम होती, लाइक ऐसे कैंटिलीवर बीम होती ऐसे, तो इस केस में अगर इसका इफेक्टिव एन मान लीजिए यहाँ से, सॉरी, क्लियर स्पैन यहाँ से यहाँ तक एल होता, तो इफेक्टिव जो इसका लिया जाता उसके लिए कोड ने प्रोविजन किया कि एल इज इक्वल टू एल प्लस डी बाई टू, वेयर डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू दिस डेप्थ, डी इज इक्वल टू दिस डेप्थ एट फिक्स्ड इन। ठीक है, तो यहां पर ही कैंटिलीवर के केस में होता। तो ये दो चीजें अपने मन में आप बना के रखिएगा कि जब भी डिजाइन करें तो आपको इफेक्टिव स्पैन कैसे लेना है, कि अगर आपको दिया हुआ है चढ़ाव तब तो चढ़ाव जोड़िए, नहीं तो डी जोड़िए। अगर दोनों दिया है तो दोनों में जो कम हो वही उसी को ले लीजिए आप इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ पर हमें निकालना है ही नहीं, यहाँ ऑलरेडी हमें दे रखा है कि इफेक्टिव स्पैन इसका 6 मीटर है। क्लियर दिया रहता तो इफेक्टिव निकालना पड़ता। अब देखिए एक चीज कि इस एल की जरूरत ही पड़ती है हमें इफेक्टिव की ज्यादातर। कैसे? जब मोमेंट कैलकुलेट करते हैं आप तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लिखते हैं, स्मॉल एल का यूज करते हैं, तो मोमेंट कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सीयर कैलकुलेट करेंगे तो याद करिए, मोमेंट में बीम मुड़ती तो यहां से ऐसे पूरा है, जब बीम पर लोड लगता है तो मुड़ती कुछ यहां से है, लेकिन सीयर तो यहीं पे कटता है ना, यहीं सपोर्ट के एकदम पास में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीयर के समय जब वी कैलकुलेट करते हैं तो डब्ल्यू ये एल बाई टू होता है,
कैपिटल एल मतलब क्लियर स्पैन वाला। तो शियर के लिए ये एल चाहिए और मोमेंट के लिए ये एल चाहिए, दोनों में यही थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अब यहाँ पर तो कैपिटल एल दिया नहीं है, तो हम लोग जब शियर का कैलकुलेट करेंगे तब भी यही वाला एल लेकर के कर लेंगे, इतने माइनर से कोई अंतर नहीं आता है। रीजन क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर हम कैपिटल एल लेना है, स्मॉल ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, तो शियर फोर्स थोड़ा ज्यादा मानेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम को ज्यादा मानना बुरा नहीं है, प्रॉब्लम को कम मानना बुरा है। हमेशा देखिएगा, आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम को आप हल्के में ले लीजिए, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, आप हल्के में ले लेते हैं बात को। 72 kg का हूं मैं, हल्के में लेते हैं। जो आप बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से मन लगा करके, तब ना मजा आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पूरा इसका कहानी कि ये क्या है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए फटाफट से देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, और गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए इसको ध्यान से न्यूमेरिकल को आप लोग देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने कल, अगर आपने न्यूमेरिकल देखा है इसके पहले वाला, तो सबसे पहले बताइए यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग कैपिटल डी टू बी 600 mm। कहां से? देखिए हमने बीम की गहराई, देखिए हमने सबसे पहले स्टेप में लिखा था बीम का एक सुटेबल साइज मान लें। सुटेबल साइज हमने सीधे इसका कैपिटल डी 600 mm मान लिया। आप कहेंगे सर आप अपने मन के हुए हैं, कैसे मान ले रहे हैं? अरे भाई ये दिया है इफेक्टिव 6 मीटर यानी 6000 मिलीमीटर, तो हम पार्ट बटा 10 मान रहे हैं। ठीक है, कहेंगे सर 10 क्यों? आप तो 20 तक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं मान सकते हैं, पार्ट बटा 20 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कल डिफ्लेक्शन वाला क्राइटेरिया जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एल इफेक्टिव बाई डी का वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप, तो हमने स्पैन बाई 10 लिया है। 12 ले सकते थे, 15 ले सकते थे, लेकिन क्यों 10 लिया? क्योंकि अभी आपको अनुभव नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये लोड जो है वो 30 का है। आप जब भी सॉल्व करिएगा स्पैन बाई 10 लेके सॉल्व करिएगा, भले बाद में कम आएगा तो कम ले लीजिएगा, लेकिन अभी स्पैन बाई 10 लेके ही आप इसको सॉल्व करिएगा। जब भी आप अपने एग्जाम में करिए तो लगभग स्पैन बाई 10 क्लियर इसका डेप्थ मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं हम ये सब बताइए पहले ही डेप्थ? क्योंकि हमें सेल्फ लोड कैलकुलेट कर पाए। देखिए एज्यूमिंग डी इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू स्मॉल बी इज इक्वल टू डी बाई 2 लेते हुए 600 बाई 2 किया हमने, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों की? ये आ जाएगी 300 mm। ये दोनों वैल्यू आपने मान लिया क्लियर। अब मानने के बाद देखिए क्या होता है, मानने के बाद देखिए क्या होता है, ये दोनों मान लिया। अब हमने क्या करना है कैलकुलेट, यहाँ पर देखिए सेल्फ लोड कितना हो जाएगा इसका, बीम का सेल्फ लोड कितना हो जाएगा? सेल्फ लोड इज इक्वल टू होता है, अब देखिए सेल्फ लोड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये बीम है आपकी, ये बीम है, सपोज करिए ये इसका यहाँ से यहाँ तक 300 है, ठीक है, mm में, और ये आपका पूरा आपने कितना माना है? 600 mm। ठीक है, अब ये बीम की कुछ लंबाई भी थी होगी इस तरीके से, और वो लंबाई कितनी है बताइए? दिया है 6 मीटर। 6 मीटर, ये जो 6 मीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मान लीजिए आप इसको 6 मीटर। तो 6 मीटर में से आप 1 मीटर ले सकते हैं ना, 1 मीटर पर वेट हम निकालना चाहते हैं। कैसे? देखिए क्योंकि बोला गया है, देखिए यहाँ पे कि इसका जो पर सुपर इम्पोज लोड, मतलब इसके ऊपर से जो लोड आ रहा है ना वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। तो मतलब इस पूरे 1 मीटर की लंबाई पर जो लोड आ रहा है वो 30 किलो न्यूटन आ रहा है। तो आप ये बताइए, ये तो ऊपर से आने वाला लोड है ना, इस बीम का खुद का लोड कितना होगा 1 मीटर का? तो आप कहेंगे ये होगा 0.3 इंटू 0.6 इंटू 1। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 इंटू 0.6 इंटू 1 यानी वैल्यूम, और वैल्यूम इंटू डेंसिटी ही होता है वेट। डेंसिटी होती है आरसीसी की 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 4.5 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया आपका बताइए? इस बीम के 1 मीटर लंबाई का वेट। अब टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा बताइए? टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा? टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा? तो 30 तो पहले से आ रहा था, टोटल यूडीएल आप ऐसे समझिए, स्मॉल डब्ल्यू मतलब टोटल यूडीएल जो लोड आ रहा है वो 30 प्लस दिस 4.5 यानी कितना हो जाएगा? 34.5
किलो न्यूटन। ये क्या आया आपका बताइए? ये वो लोड है जो बीम पर प्रत्यक्ष रूप से अपने भार, अपने लोड और इसके लोड के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब दूसरी चीज इस पे हम लिखा है फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड का मतलब आप जानते हैं कि मैंने बोला था जितना लोड आता है उसके लिए ही नहीं, उससे कुछ ज्यादा के लिए। कितने ज्यादा के लिए? अलग अलग केस में अलग अलग होता है, लेकिन जनरली 1.5 टाइम्स आप लोड को बढ़ा लीजिएगा। मतलब आ रहा है, आप ही को काम दिया गया, 30 रुपए का काम है, तो आप बैकअप के रूप में 30 ही लेके जाएंगे? थोड़ा ज्यादा लेके जाते हैं ना, उसी को कहते हैं कि प्रॉब्लम जितनी आ रही है उससे ज्यादा समझना उसको, ठीक है? तो 34.5 तो आ ही रहा है, लेकिन हम इसको कितना बढ़ा लेंगे? 1.5 टाइम्स बढ़ा लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए फटाक से? आ रहा है 34.5 इंटू 1.5 दैट इक्वल्स टू 51.75। 51.75 किलो न्यूटन ये आपका लोड आ रहा है। किसके कारण? बीम पर फैक्टर्ड लोड आ रहा है, ठीक है? अब इस फैक्टर लोड के कारण बीम पर क्या आ रहा होगा? शियर भी आ रहा होगा, मोमेंट भी आ रहा होगा। इसी लोड के कारण, इस बीम के इसी लोड के कारण इस पर शियर और मोमेंट दोनों आ रहे होंगे। अब चलिए मोमेंट देखते हैं कितना आता है, और फिर उस मोमेंट के लिए डिजाइन भी करते हैं हम लोग, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं आगे अगला स्टेप। अगला स्टेप कहता है कि इस पर मोमेंट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस लोड। इस लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट, यानी उसको हम लोग लिख दिए mu से। mu इज इक्वल टू क्या होगा? WU_L²/8। W का वैल्यू है 51.75, देखिए यहाँ पे 51.75। L स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, यानी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व कर दीजिए इसको। टू 232.875 किलो न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि ये है किलो न्यूटन में और ये है मीटर में। इसको आप चेंज कर लेंगे इसी को, तो ये आ जाएगा 232.875 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर। ये आ जाएगा किसमें? न्यूटन मिलीमीटर में। न्यूटन मिलीमीटर में हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें इसको रखना पड़ेगा अभी, जब तो हमें न्यूटन मिलीमीटर में ही रखना पड़ेगा। स्ट्रेस वगैरह न्यूटन और मिलीमीटर में होता है, ठीक है? अब ये मोमेंट जो है ना वो आ रहा है किस पर? बीम पर ये मोमेंट आ रहा है। इसको झेलेगा कौन? बीम की अपनी पावर जो होती है QFC के BD²। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस मोमेंट should not exceed resisting मोमेंट, या resisting मोमेंट, यही ना? एक चीज बताइए, इंग्लिश की जो लोग बात करते हैं परेशान मत होइएगा, ये सब आप लोग हिंदी में अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? हिंदी मुझे लिखने में थोड़ा सा घुमाव ज्यादा है तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? आराम से मैंने लिखा है कि ये मोमेंट बढ़ना नहीं चाहिए इसकी रजिस्टिंग मोमेंट से। आप ही की क्षमता उठाने की है 40 kg, आपको 60 kg दे दें हम, तो हम ये जानते हैं कि भार अगर 40 kg का आ रहा है तो क्षमता जो है वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए। और बीम का खुद का प्रतिरोध आघूर्ण यानी रजिस्टिंग मोमेंट दैट इज इक्वल टू QFC के BD² होता है ना? इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि अगर एक बैलेंस सेक्शन हो तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस QFC के BD² होता है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस MU। यानी यहां से अगर हम लोग D लिखें तो D शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √MU बाई QFC के B। समझ में आ रही है बात कैसे आया है? बस इधर उधर कर दिया हूं मैं चीजों को, ध्यान से देख लीजिए। डी को इधर है, बाकी सब नीचे भेजे, रूट ले लिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको कहेंगे कि सर ठीक है आपका इतना होना चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है अगर इतना होने तो चाहे तो आप सारा वैल्यू रखिए, डी आप माने हैं, बी आप माने हैं। हम चाहते हैं कि आप बाकी 3 को रख दीजिए और देखिए कि डी को मत रखिए। डी आपने 600 माना है, मत रखिए। आप ये मानिए यहाँ पे कि अच्छा ये डी जो आपने माना है ना वो कैपिटल डी है, ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर आएगा वो स्मॉल डी आएगा। तो यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू देख लेते हैं कितने की जरूरत है। मतलब MU में जब इससे डिवाइड करेंगे, रूट निकालेंगे, तो यहाँ कुछ वैल्यू बताएगा ना। मतलब डी शुड बी ग्रेटर देन दिस, और देख हमने दिया है 600, लेकिन देखते हैं जरूरत कितने की है, ठीक है ना? बी अगर 300 रखते हैं तो डी कुछ, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हैं,
तो बी कुछ होगा, डी कुछ होगा, तभी तो वो एमयू के बराबर होगा। लेकिन देखते हैं वो बराबर हो के, तो एमयू की वैल्यू रख देते हैं 232.87 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्यू का वैल्यू। अब बताइए क्यू की वैल्यू अगर आपको याद नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूं, एलएसएम का अब तक 4 लेक्चर हो चुका है। तीसरे लेक्चर में मैंने क्यू की वैल्यू को समझाया है। थर्ड लेक्चर में की वैल्यू 3 ग्रेड के लिए मैंने समझाई है कि अगर एफ आपका एफ 415 हो, सॉरी 250 हो तो इसका वैल्यू क्यू का होता है 0.149। अगर एफ इस तरीके से आपका 415 हो तो इसकी वैल्यू 0.138, और अगर आपका एफ 500 हो, 500 तब के केस में 0.133 होता है। तो अभी हमारा कौन सा ग्रेड है बताइए? ये वाला 250, तो ये 149, कहीं कहीं 148 भी रहेगा, परेशान मत होइएगा, दोनों सही है। तो हमने Q की वैल्यू यहाँ रख दी 0.149 इंटू एफ सी के मतलब कंक्रीट का ग्रेड कितना है बताइए? 15 है ना, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे? 15, और यहाँ पर B का वैल्यू 300 सब रख दिया हमने यहाँ पे। तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, D शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए बस बताया था मैं, आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू कम से कम। ठीक है, अब देखिए D शुड बी ग्रेटर देन दिस, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 589.32, D should be greater than 589.32 mm, or we can say 590 mm। इसका मतलब समझ रहे हैं कि D जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे बताइए? D बड़ा होना चाहिए किससे? 500 mm से। D बड़ा होना चाहिए किससे? 500 mm से। अब एक चीज बताइए, हमारा D कितना है? कहेंगे सर हम तो 600 माने हैं, तो सही है हमारा D बड़ा। हालांकि 600 सही है, लेकिन वो अगर जैसे ही आप इसमें कवर ऐड करेंगे ना, तो ये कवर का मतलब कैपिटल D में जब इसको आप चेंज करेंगे तो ये 600 से बढ़ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही ना बढ़ेगा, 20-25 mm का बढ़ना में कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे हम लोग लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे इट इज नियरली इक्वल टू एज्यूम्ड डेप्थ, ये लगभग बराबर है मानी गई गहराई के। हेंस ओके, मतलब तब क्या हुआ? ये सही हो गया, लगभग इसी को हम लोग मान लेंगे। अब एक चीज और कर लेते हैं, हैविंग 40 mm इफेक्टिव कवर। एक चीज जान लीजिए, कवर वगैरह से जितनी जानकारी की तरह क्यों हमने 40 mm रख दिया? हम 25 से ऊपर क्लियर कवर रखते हैं। ये सब की जानकारी मैंने जो WSM की सीरीज है, आरसीसी की प्लेलिस्ट है, आरसीसी बाई WSM, आरसीसी बाई LSM, दो अलग अलग प्लेलिस्ट है चैनल पर। तो आप आरसीसी बाई WSM में देखेंगे तो मैंने ये सब समझाया हुआ है कि कौन क्या चीजें किस मात्रा में कितनी रखी जा सकती हैं, तो वो सब एक बार देख लीजिएगा। मैं 25 mm से ऊपर रख सकता हूं क्लियर, तो इफेक्टिव हमने 40 mm ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्लियर और इफेक्टिव कवर मालूम है ना, बता चुका हूं सब, इसलिए कह रहा हूं पिछला वीडियो जब तक WSM वाली पूरी सीरीज आप नहीं देख लेते हैं LSM पे मत आइएगा, क्योंकि सारी बेसिक चीजें मैंने वही क्लियर की हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ 40 mm का इफेक्टिव कवर ले लिया, तो इसलिए अब टोटल D कितना हो जाएगा आपका? टोटल D तो 590 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा? 630 mm। कहेंगे सर ये 30 mm ज्यादा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको इतना ज्यादा बनाया है कि अब हम इसको इतना ही पर, ये 600 की जगह 630 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। क्यों? क्योंकि इसमें हम छड़ें ऐसी लगाएंगे कि उसकी गहराई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा मोमेंट झेल लेगा। जैसे इतना ही 590 की न जरूरत है, हम 35 mm पे कवर करके 595 डेप्थ दे देंगे, तो डेप्थ बढ़ जाएगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। क्षमता बढ़ाने का क्या उपाय है? गहराई बढ़ाना। तो गहराई जब बढ़ती है ना, तो वो अपना लोड तो बढ़ाती है, लेकिन अपनी क्षमता भी बढ़ाती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर दें,
बढ़ा के रख दिए यहाँ पे, ठीक है। नियरली इक्वल था लगभग मान लिया हमने, तो 630 mm इसका डेप्थ आ गया। मतलब आपका बीम का साइज फिक्स हो चुका है। 300 mm ये रखे हैं और 630 mm ये रखे हैं, तो बीम हमारी सही है। अभी इसमें छड़ें वगैरह नहीं लगी हैं, तो चलिए अब छड़ें भी लगा देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आरसीसी के नोट्स में ये सब न्यूमेरिकल आपको मिल जाने चाहिए, नहीं मिलेंगे। एलएसएम मैंने कम पढ़ा है पिछले बैच में, तो उसमें ज्यादा एलएसएम से रिलेटेड नहीं होगा, और इस बैच में एलएसएम ही ज्यादा चलेगा। चलिए अब हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं, यानी छड़ों की व्यवस्था करते हैं इसमें, ठीक है। अब छड़ें कैसे लगाएंगे, चलिए आइए देख लेते हैं छड़ें कैसे लगती हैं, ठीक है। तो आप देखिए एएसटी निकालने का फॉर्मूला देखिए, आप एएसटी में बहुत कंफ्यूज रहे होंगे। अब यहाँ पर हेडिंग बना देंगे हम लोग रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट कैसे होगा देखिए भाई ध्यान से, एएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमने बताया था कि होता है एमयू डिवाइडेड, देखिए एमयू का फॉर्मूला ही है ये 0.87 FY और डी माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है। क्या हुआ देखिए, ये एमयू नहीं होता है, इधर भेजेंगे तो 0.87 FY अपॉन ये लीवर आर्म, पूरा यही फॉर्मूला है। बस एएसटी निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे अलग कर दिए हैं। तो एएसटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एएसटी इक्वल टू, कहेंगे सर ये अंडर है कि ओवर है, मैंने जितना आया है लगभग वही मान लिया है, तो ये सेक्शन बैलेंस हुआ। और बैलेंस सेक्शन में यहाँ एक्सयू मैक्स होता है, अगर अंडर एनफोर्स होता तो यहाँ एक्सयू रखते, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ ये सब। एमयू की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 232 पॉइंट कितना है 875 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.87 FY का वैल्यू 250, डी का वैल्यू जो माने हम लोग 590। हमेशा देखिए जहां स्मॉल है स्मॉल रखना है, कैपिटल डी का जरूरत ना बस एक जगह चलता है, क्या, लोड निकालते समय, ठीक है। बाकी हर जगह किसका निकलता है, स्मॉल डी का वैल्यू, ठीक है। तो 590 और माइनस 0.42, अब बताइए जरा एक्सयू मैक्स कितना होगा। एक्सयू मैक्स की 3 वैल्यू हमने बताई थी शुरू में, कि ये होता है 0.53 डी, पहला दूसरा लेक्चर में बता दिया था, दूसरे में 0.48 डी और 0.46 डी, 3 अलग अलग स्टील के ग्रेड के लिए। तो 250 के लिए था, 415 के लिए था, 500 के लिए था। अभी हमारा क्या है 250, तो 0.53, तो 0.42 हो गया इंटू एक्सयू मैक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर 0.53 इंटू डी यानी 590 रख देंगे, ठीक है। ऐसे यानी अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको एएसटी को सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, तो एएसटी की वैल्यू आ जाएगी, कर लीजिए कैलकुलेटर पे फटाफट, आ गया लगभग 2335 स्क्वायर मिलीमीटर के आसपास। सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग यही वैल्यू आ जाएगी। अब 1-2 मिलीमीटर ऊपर नीचे आ रही है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर मिलीमीटर एरिया है ना, तो 1-2 मिलीमीटर आपका इधर उधर आ सकता है, लगभग यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एएसटी के सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अगर एएसटी इतना आ चुका है तो हम लोग उस एएसटी को कैसे, इतनी तो छड़ों की मात्रा है पूरी, नंबर ऑफ बार कितने होंगे, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं एज्यूमिंग। अच्छा एक बात बताइए, कितने mm का छड़ लगा दें, पूरा तो इतना होना चाहिए, अब कितने mm का लगाएं छड़, तो कहेंगे सर 12 mm का लगा दीजिए। 12 mm का एक का एरिया 113 होता है, कै तो छड़ लगेगी मालूम है, थक जाएंगे लगाते लगाते। 12 mm की छड़ लगाएंगे तो 16 mm लगाएंगे तो एक का एरिया 16 mm का 200 स्क्वायर मिलीमीटर, तो आपको याद नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब काफी ज्यादा एरिया आने लगे ना तो बड़े माप की छड़ें लगाते हैं, ताकि एक ही लाइन में सब क्या हो, लग जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें, आरसीसी देखिए आसानी से समझ में भी आ सकता है और आसानी से नहीं भी समझ में आ सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा खेल है, बहुत सारी चीजें, ब्रॉड सिलेबस है, हर छोटी चीज के बारे में बड़ी जानकारी। मैं डी को क्यों नहीं ऐसा कर रहा हूं कि 16 mm का 20 mm का यूज कर रहा हूं, क्यों, हर चीज के पीछे रीजन है। इसको आप जितना पढ़ते जाएंगे ना, और आगे बहुत काम भी आने वाला, जितना इसको आप पढ़ते जाएंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है। इससे ये एक बार में समझ में आने, एक बार में आप एग्जाम तो पास, देखिए जितना अभी आप पढ़ रहे एग्जाम पास करने के लिए इनफ है, लेकिन ये जान लीजिए इसको समझने में ना अरसे लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए, थक जाएंगे आप जानते जानते। और आज तो युग ही इसी का एरा चल रहा है, तो आपको इसके बिना आप आगे जा भी नहीं सकते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो 233 पॉइंट, तो हम लोग इसके लिए 20 mm का छड़ यूज करेंगे तो 314 होता है लगभग उसका एरिया, तो 314 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 छड़ें इसमें ही बता देगा, ठीक है। तो 8 नहीं, हम 25 mm का यूज करते हैं, एज्यूमिंग 25 mm 25 mm 5
मेन बार, ठीक है ना। मेन बार कितने की यूज कर रहे हैं, 25 mm 5 की, ठीक है। तो देखते हैं कितनी छड़ें आती हैं। तो नंबर ऑफ बार यहीं से निकाल देंगे हम लोग फटाक से। कैसे, देखिए आइए। आइए यहां से, तो नंबर ऑफ बार कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बार तो आपका हो जाएगा AST मतलब टोटल एरिया और डिवाइडेड बाई एक छड़ का एरिया मतलब A1, ठीक है। A1 मतलब एक छड़ का एरिया। तो AST कितना हो जाएगा, AST है आपका 2335 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एक छड़ का एरिया π/4 25 का स्क्वायर। एक छड़ का मुझे याद है लगभग 490 होता है, ठीक है ना, 491 ले सकते हैं आप, लगभग होता है। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, π/4 25 का स्क्वायर, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, 2335 डिवाइडेड बाई, तो आ रहा है 4.75, आ रहा है ये 4.75। तो 4.75 छड़े कैसी होती हैं, लगभग कितनी हो गई, ये 5 बार्स, ठीक है। कितनी छड़ें हो गई, 5 बार्स। यानी ये जो बीम बनेगी आपकी वो 300/630 की बनेगी। इफेक्टिव डेप्थ उसका 590 रहेगा और उसमें 5 छड़ें लगेंगी, कितने mm की, 25 mm की। कितने mm की, 25 mm की 5 छड़ें लगेंगी, ठीक है। अब AST यहां से आपका निकल गया पूरा। AST को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। अब मैं इसको लंबा खींचूंगा, इतना ही पे काम हो गया। कहिए तो मैं परसेंटेज वाला इसी में ऐड करके बता दे रहा हूं, करना नहीं है उसको। आप जान लीजिए कि इसके बजाय जो AST ऐसे निकाला है ना, उसका एक और तरीका था। कैसे, AST में AST परसेंटेज जो होता है P, वो होता है 0.414 बैलेंस सेक्शन के लिए, 414 FCK XU max अपॉन FY, यही वैल्यू होती है शायद, हाँ यही वैल्यू होती है। तो इसका वैल्यू जरा फटाफट निकाल लीजिए। तो 0.414 इंटू आ रहा है आपका 15 इंटू XU max का वैल्यू 0.5, ये D भी होता है, 0. XU max बाई D का वैल्यू 0.53 हो जाएगा, 53, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 250, यानी आ रहा है ये 1.3%, ये 1.316% आ रहा है, 1.316%। तो परसेंट में कहें और परसेंट में करेंगे तो 41.4 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना परसेंट आपका हो जाएगा। तो अब किसका, सेक्शन का, सेक्शन कितने बाई कितने का है, तो AST का वो परसेंटेज है, तो AST कितना हो जाएगा, तो कहेंगे BD का इतना परसेंट, मतलब पूरे एरिया का इतना, एरिया कितना है 300 गुणा 600 या 590, और उसका कितना परसेंट 1.316%। तो इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए, आ रहा है 300 और आ रहा है 590 और आपका मल्टीप्लाइड बाई 0.01316, यही ना आ रहा है। तो आपका आ रहा है 2329, इसका वैल्यू आ रहा है 2329 स्क्वायर मिलीमीटर। तो देखिए एक तरीका AST निकालने का ये भी था शॉर्ट में, और एक तरीका था AST इस तरीके से निकालने का। इससे AST कितना आया ये, और इससे AST ये आया। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते सेक्शन बैलेंस हो। और अंडर रेनफोर्स्ड वाले का कहानी मैंने बताया, ये करिएगा मत, कोई एक करिएगा, दोनों मत करिएगा, ठीक है। यहीं से आ गया AST, यहीं से निकलता, फिर उसी AST को यहाँ रख के फिर निकालते। चलिए 5 छड़े आ गई, छड़े लग गई बीम में, सब कुछ हो गया, बीम बना दिए, छड़े भी लगा दिए। चेक भी कर लीजिए जरा उसको सीयर में, चेक इन सीयर हम लोग करते हैं, चेक इन सीयर, ठीक है। अब चेक इन सीयर में क्या कहानी होती है जरा ध्यान दीजिएगा। चेक इन सीयर में क्या कहानी होती है, चेक इन सीयर में सबसे पहले हमें टाउ वी निकालना होता है। तो टाउ वी बराबर VU बाई BD होता है। तो पहले VU निकाल लेते हैं। VU का मतलब जो लोड लग रहा है ना, लोड कितना लग रहा था याद करिए, 51.875 था शायद, यानी
ये लोड लग रहा था इंटू L/2 होता है, कैपिटल L/2, WU/L/2 होता है, WU/L/2 होता है। तो WU का वैल्यू याद है 51.875, 34.5 इंटू 1.5 यही तो था, 51.75 था, ठीक है ना। तो ये आ गया 51.75 इंटू एल तो अब नहीं मालूम है, तो हम लोग उसी एल को यूज कर देंगे, यानी 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। इसका वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 155.25। VU का वैल्यू आ रहा है 155.25 किलो न्यूटन। कैसे आया है, पिछला लेक्चर स्टेप वाला जाके जरूर देख ले, VU पता चल गया। तो अब बताइए टाउ V क्या होगा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ V को नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये होता है VU/BD, यानी सेक्शन पे। कहेंगे कि सर हम लोग VU क्यों लिए, कि VU का मतलब देखिए लोड बढ़ता है ना, तो शियर में भी वो बढ़ के मिलेगा। तो VU का वैल्यू कितना, अब दोबारा इसमें 1.5 से मत करिएगा, कई किताबों में होता है कि लोड ले लेगा उसके बाद शियर फोर्स में आके 1.5 से करेगा। तो भाई शियर में तब करते जब लोड जो लिए होते, असल में लोड हम लोग का 34.5 आया था, हमने वहीं पर 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम 34.5 वाले से किए होते तब वहां पे निकालते, तो दोबारा 1.5 से मल्टीप्लाई करते। अब VU/BD का मतलब, VU का मतलब ये किलो न्यूटन में, न्यूटन में 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 155.25 इंटू 10³ कर दिया हमने, और डिवाइडेड बाई कर दिया BD। B का वैल्यू कितना है 300, और स्मॉल d का वैल्यू कितना है 590, यानी वैल्यू आ रही है 0.877 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इसको न्यूटन में लिए हैं और इसको mm में लिए हैं, तो स्क्वायर mm में आंसर आ जाएगा। इतना शियर फोर्स आ रहा है बीम पर, शियर स्ट्रेस आ रहा है, और संभाल कितना सकता है बीम, जरा ये भी देख लेते हैं। तो कितना संभालेगा ये कैसा पता चलेगा, परसेंटेज कितनी छड़ें हमने डाली हैं, 5 छड़ें लगाई हैं पूरी की पूरी उसमें, तो 5 छड़ों का एरिया देखिए। आप परसेंटेज कहेंगे सर अभी निकाले तो 1.3 आना, तो वो तो बैलेंस के लिए आया था ना, आया इतना छड़ है और हम लगाए 5, तो परसेंटेज बढ़ गया ना। तो जो सीयर में चेक करते हैं वो एक्चुअल जो परसेंटेज होता है उस पर चेक किया जाता है। एक्चुअल परसेंटेज मतलब परसेंटेज पी कितना है हम लोग का, तो कहेंगे ये होता है AST/BD इंटू 100। AST कितना है, 5 छड़ों का एरिया, कितने 25 mm की, तो 59 ये होता है 490 के आसपास, डिवाइडेड बाई BD का वैल्यू 300 गुणा 590 गुणा हो गया यहाँ पे 100। ये हो गया आपका परसेंटेज, कितना आएगा जरा देखिए इसको, AST/BD इंटू 100 कर दिए, AST आ गया आपका 490 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 590 और इंटू कर दिया हमने 100, यानी आ गया 1.384%, 1.384%। अब कहेंगे सर इस परसेंटेज पर टेबल बना होता है, LSM आपकी किताब में जहां लिमिट स्टेट मेथड दिया होगा ना, उसमें एक टेबल बना होता है जिसमें एक तरफ परसेंटेज और एक तरफ कंक्रीट के ग्रेड के, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा AST/BD इंटू 100, यहाँ पर लिखा रहेगा M15, M20, M25, इस टाइप से लिखा रहता है। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो ऐसे रहेगा कि 0.25%, फिर 0.5%, 0.75%, और यहाँ M15 के ग्रेड में टाउ सी की वैल्यू लिखी रहेगी कि बीम कितना, M20 का रहता तो इसमें पढ़ते, M25 का रहता तो इसमें पढ़ते। तो हमें किसमें पढ़ना है, M15 वाले में, क्योंकि हमारा ग्रेड कौन सा है M15। तो जाइए टेबल में परसेंटेज देखिए, मिलेगा नहीं ये वाला 1.384, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं जरा इस चीज को। देखेंगे कि कितने पर है किताब में, कोड में तो काफी नजदीक नजदीक मिलता है, किताबों में बड़ा दूर दूर मिल जाता है। किताबों में कैसे देखेंगे हम लोग, तो देख लेते हैं आके हम लोग। ये इस चैप्टर में नहीं निकलेगा सिंगली रेंज, ये सीयर वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, सीयर और बॉन्ड स्ट्रेस में, ठीक है। तो आइए इसका दोनों पर वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, कितना वैल्यू है फटाफट चेक करिए। वैल्यू देखिए दिया है 1.25 पर, फिर 1.5 पर,
तो 1.25 पर वैल्यू है 0.64, 1.25% पर वैल्यू है 0.64 और 1.50% पर है वैल्यू 0.68। इसका मतलब समझ रहे हैं, 68, इसका मतलब समझ रहे हैं। आपका इन्हीं के बीच में है ना वैल्यू। जब भी आप ये वैल्यू आपकी आई है वो देखा करिए कि किसके बीच में, इतना परसेंट स्टील पर स्ट्रेंथ इतना है, इतना परसेंट पर इतना है। तो आप ये समझ रहे हैं कि देखिए कितना चेंज हुआ है। अगर यहां से यहां देखें तो 0.25% बदला है, 0.25 और जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा। 0.25% जब स्टील की मात्रा बढ़ी है, मतलब यहां से यहां पहुंची है, तो ये कितना बढ़ा है 0.04। देखिए जब ये बढ़ा है 0.25%, तो ये बढ़ा है 0.04%। तो अगर ये 1% बढ़े तो ये कितना बढ़ेगा 0.04 अपॉन 0.25, नहीं बढ़ेगा। कैलकुलेटर समझ नहीं रहे आप बात को। समझने का अर्थ हुआ कि देखिए दिया है किताब में कि इतने पर इतना है इसका स्ट्रेंथ और इतने पर इतना है, तो मैं कह रहा हूं 0.25 बढ़ा है यहां से यहां तक, तो ये 0.04 बढ़ा है, घटा के देख लीजिए 0.04 आएगा। तो हम कहें 1% पर कितना होगा, तो आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 0.25, दैट इक्वल्स टू 0.16 बढ़ेगा। ये 0.16 पर बढ़ जाएगा। ये स्ट्रेंथ है न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में, ठीक है। तो जब 1% पर इतना, तो हमारा बताइए कितना परसेंट बढ़ा है। अगर देखा जाए तो हमें इसका तो पता ही है कि इतना है, तो इससे कितना आगे है ये बताइए, ध्यान समझिएगा। 1.25% से कितना आगे है वो, तो उतना ही आगे इसमें इसको भी ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने देखा कि 1% बढ़ता है तो इतना बढ़ता है, तो देख लेते हैं कितना परसेंट बढ़ा है। 1.384 माइनस 1.25 यानी 0.134% बढ़ा है। इसको यहां पे आप समझिए, मैं मिटा रहा हूं इधर की चीजें, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे, देखिए तो ये हम कह सकते हैं कि 1% पर इतना बढ़ा है। इसलिए अगर हम कहें कि 0.134% बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा, तो मान लीजिए 1% बढ़ाने पर इतना बढ़ रहा है, तो इतना परसेंट बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा, तो 0.16 इंटू, अब आप जानते हैं कि 1% पर कितना है, कोई चीज 1 रुपए में 10 मिल रही हो तो 50 पैसे में कितनी मिलेगी, तो 5 मिलेगी। तो 1 रुपए में 16, तो 50 पैसे में यानी 0.5 में, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बस जितना परसेंट बढ़ाया उसमें 1% रहता तो ये, इसलिए इतने परसेंट पर ये, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.134 इंटू 0.16 यानी वैल्यू हो जाएगी 0.02144, इतना बढ़ जाएगा। अरे 1.25% से जब ये इतना बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा बताइए, इतना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा। तो जो टाउ सी आपको मिलेगा ना, टाउ सी मतलब समझ रहे हैं, ये जो आप लिख रहे हैं ना ये सब टाउ सी की वैल्यू है, मतलब स्टील के परसेंटेज से कंक्रीट की क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टाउ सी 1.25% पर तो 0.64 है ही है, प्लस 1.25% पे है ना, तो अगर 384% पर देखें तो इतना बढ़ जाएगा, यानी 0.02144 बढ़ जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगा 0. टाउ सी की वैल्यू आ जाएगी 0.66144 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपका जो टाउ सी है वो ये आ गया। टाउ सी मतलब कंक्रीट इतना झेल सकता है, लेकिन उस पर आ कितना रहा है, आने वाला टाउ भी देखिए जरा कितना आया है, 0.877, ये 0.66, तो आने वाला फोर्स ज्यादा है और उस पर झेलने की क्षमता उसकी कम है, तो आपको कुछ तो अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। बीम इसको संभाल नहीं पाएगा, इतना ही संभाल सकता है और इतना आ रहा है। तो देख लेते हैं कि कितना कितना एक्स्ट्रा आ रहा है जिसको नहीं संभाल पाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग यहीं से, चेक इन शियर वाले टॉपिक में अभी आगे जा रहे हैं हम लोग।
ये एक न्यूमेरिकल ये अभी कंप्लीट चल रहा है, आरसीसी के न्यूमेरिकल ऐसे ही लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिमाग स्थिर नहीं रखेंगे तो पागल हो जाएंगे। अगर आप दिमाग स्थिर करके इसको नहीं पढ़े तो एक बार में एक वीडियो नहीं देखे तो आप परेशान हो जाएंगे। इतना हुआ आपका, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर एरिया पर आ रहा है उतना और संभल जा रहा है इतना, तो कितना नहीं संभल पा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा दैट कैन नॉट बी टेकन बाई पर स्क्वायर mm ऑफ सेक्शन, मतलब वो अतिरिक्त जो सेक्शन के प्रति वर्ग मिलीमीटर द्वारा नहीं लिया जा सकता। 1 स्क्वायर मिलीमीटर पर इतना आ रहा है और इतना वो झेल सकती है 1 स्क्वायर मिलीमीटर पे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर को 0.877 माइनस 0.66144 कितना आ रहा है, पॉइंट माइनस कर देंगे 0.877, वैल्यू आ जा रही है हम लोग की 0.21556 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये वो फोर्स है जो बीम नहीं संभाल पा रही है। क्यों? अरे भाई बार बार मैं कह रहा हूं कि इतना आ रहा है और इतना झेल सकती है, तो ये पर स्क्वायर mm इतना नहीं संभाल सकती है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? अच्छा वो तो पर स्क्वायर mm है ना, टोटल फोर्स अब ये डिजाइन फोर्स है, टोटल डिजाइन फोर्स का मतलब समझ रहे हैं, इसी फोर्स। अच्छा 1 स्क्वायर mm पे इतना नहीं संभाल पा रही है, तो 1 स्क्वायर mm पे पूरे एरिया पर तो बहुत ज्यादा हो गया देखा जाए तो पूरा एरिया कितना है, BD आई इंटू ये 0.21566। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 590 इंटू 0.21566, यानी इसी में हम लोग कर देंगे 300 इंटू 590 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा वैल्यू जो VD है जो नहीं संभाल पा रहा है 38154.12 न्यूटन, यानी 38.154 किलो न्यूटन। दिस इज द फोर्स दैट कैन नॉट बी रेजिस्ट बाय द सेक्शन, ठीक है ना। दिस इज द शियर फोर्स दैट कैन नॉट बी रेजिस्ट बाय द सेक्शन। ये वो फोर्स है जो सेक्शन संभाल नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या आप करना चाहते हैं, वर्टिकल स्टीरअप दे दें शियर में संभालने के लिए, दे देते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यूजिंग अब स्टीरअप जो दिए जाते हैं, छल्ले जो शियर को संभालते हैं, उनकी साइज मैंने आपको पहले ही बताया था 6 से लेके 10 mm तक का, 12 mm तक कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं 8 mm का ले रहा हूं, यूजिंग 8 mm 5 टू लेग्ड स्टीरअप, ठीक है, स्टीरअप्स। तो क्या हो जाएगा बताइए, स्पेसिंग कितनी हो जाएगी। अब आपको कुछ चीजें निकालनी पड़े, 8 mm का 2 लेग, तो ASB कितना हो जाएगा, 2 लेग का है तो 1 लेग का निकालेंगे 8 mm का, 2 से गुणा कर देंगे, 8 mm का एक का एरिया निकालेंगे तो 50 होता है। नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लीजिए आप, पाई बाई 4 आई इंटू डी स्क्वायर, डी का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, 8 का, यानी 64 करेंगे, यानी आ जाएगा 50.26, आई इंटू कर देंगे 50.26 इंटू 2, 50.26 कहां से आया, 8 mm की एक छड़ का एरिया है ये, इज इक्वल टू हो जाता है 100.52 स्क्वायर mm। ये ASB की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ से स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 0.87 FY ASB इंटू D अपॉन VD, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिंग का। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले से हम लोग का क्या निकल के आता है। 0.87 इंटू FY की वैल्यू आपने 250 रख दिया, ASB की वैल्यू 100.52 रख दिया, D का वैल्यू रख दिया आपने 590, डिवाइडेड बाई आपने BD का वैल्यू 38154, ये पूरा रख दिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट सबको। हमने रख दिया 590 इंटू 100.52 इंटू 250 इंटू 0.87 होल डिवाइडेड बाई दिस 38154 इज इक्वल टू आ रहा है 338.08, क्या आ रहा है 338.08 mm, ठीक है ना।
ये आ रही है स्पेसिंग की वैल्यू। स्पेसिंग समझते हैं, एक छल्ला दूसरे छल्ले से कितनी दूरी पर होगा, 338.08 mm, यानी 338 mm। लेकिन ये बताइए यही सही हो गया, इतना ही दूरी पर छल्ले लगा देंगे? मैंने कहा था जब आप लगाएंगे तभी कोड एक आवाज देगा कि आपके पास कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया से बाहर आप नहीं दे सकते। और वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया होते हैं, पहला कि आप 300 mm से ज्यादा अंतराल नहीं रख सकते हैं, तो वो 300 mm से ज्यादा है, तो पहला तो कंफर्म यही हो गया। दूसरा, आप 0.75D से ज्यादा नहीं रख सकते, यानी 0.75 इंटू डी का वैल्यू 590 करेंगे तो दिस विल बी नियरली इक्वल टू 153, देख लेते हैं, 450 के आसपास आएगा। 590 इंटू 0.75 कितना आ रहा है, 442.5 ये आ रहा है में। तो चलिए इससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, इससे तो कम है लेकिन इससे तो ज्यादा है, तो अभी तक तो यही। तीसरा आता है एस मैक्स। एस मैक्स, तो एस मैक्स का वैल्यू होता है 0.87 FY ASB अपॉन 0.4B। एफ इसका 0.87 FY मतलब 250, ASB मतलब 100.52 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू बी का वैल्यू है 300, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 0.87 इंटू 250 इंटू 100.52 डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 300, वैल्यू आ रही है, सॉरी काफ़ी ज़्यादा, 0.87 इंटू 250 इंटू 100.52 divided by 0.4 into 300, this value is equal to 182.192 182.192 mm, ठीक है ना। इसी से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं इसमें, छल्लों का अंतराल चारों में जो सबसे कम हो उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। Wait a minute. वेट अ मिनट, कुछ काम है थोड़ा सा। चलिए हो गया। अब यहाँ पर चारों वैल्यू हमने निकाल ली थी, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। इसका मतलब समझ रहे हैं, इन चारों में जो सबसे कम हो, मतलब देख रहे हैं ये वैल्यू जो एस मैक्स की वैल्यू आई है वो सबसे कम है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि इन चारों को निकाल लिया। अब नीचे लिखेंगे स्पेसिंग, यहाँ पर लिखेंगे स्पेसिंग विल बी लीस्ट ऑफ अबव। लीस्ट ऑफ अबव का मतलब जो सबसे कम हो, ऊपर से जो सबसे कम हो वही स्पेसिंग आपकी ली जाएगी। तो चलिए इसलिए स्पेसिंग हो गया, स्पेसिंग की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिखा 182 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये वैल्यू रख दिया। आपका फाइनल आंसर यहीं तक हो गया अभी तक सीयर का। आप चेक इन बॉन्ड भी आप कर सकते थे, लेकिन अब न्यूमेरिकल जानते हैं एग्जाम में बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम कम होता है। चेक इन बॉन्ड करने के लिए आप जानते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, सीख लीजिएगा अलग से। केवल यही चेक करने के लिए आ गया, ये पूरा डिजाइन नहीं आया, तब के लिए तो आना चाहिए। तो चेक इन बॉन्ड मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूरा समझाया है, आप ये मत समझिए कुछ नया है, इसमें बहुत आसान होता है। क्या कि LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.3 M1 बाई वी प्लस L0, ये होता है जैसा उसमें होता तो वही, बस फॉर्मूले क्या है चेंज है। यहाँ LD की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा ST 5/4 टाउ BD, तो LD की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो सिग्मा ST की जगह 0.87 FY 5/4 टाउ BD
टाउ बी डी की वैल्यू एलएसएम के अकॉर्डिंग ली जाएगी। अब यहाँ सिग्मा एस टी की जगह ये लग दिया, बस यही इतना ही चेंजिंग है। अब M1 की वैल्यू क्या होती थी वहां, सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 डब्ल्यू एस एम के अकॉर्डिंग होता था, तो यहाँ आ जाएगा ये 0.87 एफ वाई ए एस टी और डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये वैल्यू हो जाएगा। बाकी एल नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, भी की जगह क्या हो जाएगा, वी यू, भी की जगह वी यू हो जाएगा। ये सब डब्ल्यू एस एम में बताया हूं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, जो डब्ल्यू एस एम पढ़ा है उसको पूरा समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको आधा अधूरा समझ में आएगा। इसलिए मैंने बार बार कहा है पहले डब्ल्यू एस एम वाला देखिए, बी बी यू हो जाएगा, और एल नॉट आप जानते हैं लीस्ट ऑफ ग्रेटर ऑफ 12 फाई और डी, दोनों में से जो ज्यादा हो वो एल नॉट की वैल्यू। सबको लेके कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से छड़ों का डाया आपको कम करना पड़ेगा। ये बॉन्ड का प्रोसेस था। ये सारा करने के बाद मैंने आपसे बोला था, याद करिए कि सब कर लिए, और अगर आप ड्राइंग नहीं बनाए इसकी तो आपका जो है पूरा न्यूमेरिकल बेकार गया, पूरा जितनी मेहनत की है। ड्राइंग क्या बनेगी, ड्राइंग में सीधा ऐसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ड्राइंग हाथ से ही बनाना है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको बहुत अच्छे से पेंसिल से बनाएं, हाथ से बनाएंगे आप ऐसे। ये आपकी दीवार की मोटाई उटाई कुछ दिया नहीं तो आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बस दिखा देंगे कि दीवार है, ये बीम टिकी है। यहाँ से यहाँ आप इसको दिखा देंगे ऐसे, ये 6 मीटर इसको आप दिखा देंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। इसमें यहाँ पर आप छड़ें दिखाएंगे कैसे, स्केल छोटी वाली यूज कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा ड्राइंग बन जाएगा। ये छड़ें आपने दिखा दी, ऊपर 2 एंकर बार एक्स्ट्रा, जरूरत तो ऊपर की नहीं है लेकिन 2 एंकर बार आपको ऐसे लगानी जरूरी है, ठीक है। और इसमें आप छल्ले लगाएंगे, कैसे छल्ले लगाएंगे, एक ऐसे छल्ले यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे। छल्ले कितनी दूरी पर होंगे ये ध्यान रखिएगा, छल्ले कितनी दूरी पर होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छल्ला दूसरे छल्ले से 182 मिलीमीटर पर होगा सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और अब कहेंगे सर ये तो एल सेक्शन में इसको हमने दिखा दिया, अच्छा ये मेन बार कितनी है, इसको ऐसे दिखाएंगे 25 mm 5 नंबर्स ऑफ बार्स, ऐसे लिख दिया इसको। अब कहेंगे कि सर ये तो हमने दिखा दिया, फिर इसको एंकर बार जो ऊपर लगी है इसको लिखाएंगे एंकर बार कितनी छड़ें हैं, 2 नंबर्स, और कितने डाया की हैं, तो डाया अपने मन से एंकर बार का आया, आप डाया इस छड़ का लगभग मतलब लगभग कुछ भी आप मान लीजिए जिससे ढांचा बन जाए बस। तो ढांचा के लिए हमने इसको मान लिया कि 12, क्योंकि अब ये 25 mm का है तो इसको 12 ले लीजिए। अब ये 16 का होता तो हम इसको 10 ले लेते, 12 mm 5, ठीक है ना। ये हमने इसको ले लिया, तो ये इसका क्या बन गया, एल सेक्शन। आप बीम को एक जगह से काट दीजिए ऐसे एक्स एक्स करके, और इसका क्रॉस सेक्शन भी बना दीजिए। क्रॉस सेक्शन कहाँ बनाएंगे, तो कहीं भी इसके बगल में बना सकते हैं या नीचे बना सकते हैं, उधर कहीं भी दिखा दीजिए। ये एक्स एक्स यानी यहाँ पे काटा गया है, और काटने के बाद आप यहाँ पे आप इसको इसका दिखाएंगे ऐसे, लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन एट एक्स एक्स, कितना हो जाएगा, इसको ऐसे आप बनाए क्योंकि कुछ डायमेंशन उसमें नहीं दिख रही है, वो कैसे होगी, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे 300 mm, ये पूरा यहाँ से लिखेंगे 600 mm, इसमें 5 छड़ें यहाँ पे दिखाएंगे 1 2 3 4 5, और इनकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 590 mm। याद आ रहा है इसमें, ये छड़ें यहाँ पर 2 लगी हैं किनारे पे, कौन कौन सी, एंकर बार, और इनका डाया आपको बताया हूँ 12 mm। ये आपका गया यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्टीरअप, इस टाइप से घूम करके, ये आपका पूरा। अब बताइए जो भी चीजें आपने निकाली, जैसे कि ये बीम की साइज क्या होगी, साइज यहाँ दिख गया, ये छड़ें कितनी रहेंगी 5 छड़ें, लंबाई ऐसी, एंकर जो आपने कैलकुलेट किया ना उसको ड्राइंग में बना दिया। तो आरसीसी का उद्देश्य यही होता है कि सारा कैलकुलेशन करिए, और आपका कैलकुलेशन कोई नहीं देखता, आपने जो रिजल्ट निकाला वो आपके इसमें आ जाता है पूरे ड्राइंग में। तो पूरा रिजल्ट आपने यहाँ दिखा दिया तो आपको पूरा का पूरा नंबर, आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। सोचने में थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल लगता है, टाइम लगता है, लेकिन क्या करेंगे, करना ही है एग्जाम में, तो इसलिए पूरा आपको न्यूमेरिकल ही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए।